नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं पंजाबीपुरा इलाके में। दिल्ली रोड का ये जो मोहल्ला है, इसकी ये गली जहां हम खड़े हैं, वो सारे मकान लगभग एक जैसे नज़र आते हैं। लेकिन एक मकान यहाँ बहुत ख़ास है, उसकी नेम प्लेट उसे ख़ास बनाती है। वो नेम प्लेट जो कमाई गई है संघर्ष से, जिद से, जुनून से। पुराने शहर की तंग गलियों में बड़े होते एक युवा ने एक ख्वाब बुना था, आसमान छूने का। अर्जुन की तरह निगाहें केवल मछली की आंख पर थी। वो बढ़ता चला गया बिना किसी की परवाह किए, बिना लड़ता हुआ अपनी अभावों से, अपने जिद में, और पा लिया वो मकाम जो देश के लाखों युवाओं का सपना होता है। उनके लिए याद आता है राहत इंदौरी साहब का एक शेर कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो दोस्तों, आपको आज लिए चलते हैं IAS निशान जैन जी के पास। दोस्तों, आज हम हैं निशान जैन जी के घर। मेरठ में पले बड़े निशांत एक कवि भी हैं, मोटिवेटर भी हैं, IAS हैं राजस्थान कैडर में, और उन सबसे बढ़कर एक खूबसूरत इंसान है। निशान जी, जो लोग आपसे जुड़े रहे हैं बचपन के साथी, आपके गुरुजन, आपके परिवार के लोग, शहर के लोग, वो सब जानते हैं कि आप जिस पृष्ठभूमि से हैं, वहाँ से निकलकर इतना अच्छा मुकाम पाना, एक IAS अधिकारी हो जाना, जहाँ आपके परिवार में, समाज में कोई बहुत अतिरिक्त सुविधाएं जुटाना बहुत ज़्यादा संभव नहीं रहा होगा। तो मतलब कैसे ये संघर्ष चला? कहानी लंबी है, बहुत संक्षेप में बताता हूँ कि मैं बेसिकली मेरा जन्म हुआ और मैं पला बड़ा हूँ पुराने शहर में। एक मोहल्ला है ठटेरवाड़ा, लाला का बाजार घंटाघर की तरफ आप आगे जाएं तो वहाँ ठटेरवाड़ा नाम का एक मोहल्ला है। वहाँ पर मेरा जन्म हुआ, वहीं पर मैं पूरा ज़्यादातर पढ़ाई वहीं रहते हुए हुई, और पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था, पढ़ने में अच्छा था, पढ़ाकू किस्म का लड़का था मैं हमेशा से। तो 10th के बाद क्या था कि थोड़ा सा आपने जैसा कहा कि संसाधनों की थोड़ी कमी थी और थोड़े अभाव थे, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना सेल्फ डिपेंड हुआ जाए और कुछ थोड़ी बहुत पार्ट टाइम काम करके कुछ अर्निंग कर ली जाए, इससे पढ़ाई के खर्चे निकल जाए। तो 10th के बाद मैंने एक छोटी सी नौकरी शुरू की। बेसिकली हम क्या 3 दोस्त थे, तो हम 3 दोस्त थे, तीनों के शौक अलग अलग थे, बट तीनों ही समान तरह के घरों से थे और तीनों को ही पार्ट टाइम जॉब की जरूरत थी। तो हम लोगों ने अखबार में क्लासिफाइड देखा, उसमें था कि प्रूफ रीडिंग की एक जॉब निकली थी। प्रूफ रीडिंग पता भी नहीं था क्या होता है। जब कोई किताब छपती है तो उसकी पहले प्रूफ रीडिंग होती है, उसकी गलतियां निकाली जाती है, उसकी एडिटिंग होती है। तो हम लोग 10वीं पास की हुई थी हमने केवल, और हम वहां पे इंटरव्यू देने पहुंच गए, पर हमारी लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ थी तीनों की, और तो हमें वहां पे रख लिया गया। और जब रख लिया गया तो फिर ₹1 रुपए पेज, ₹1.5 पेज के हिसाब से पेमेंट होता था। तो वहां पे हमने पार्ट टाइम जॉब करके और इतना कमाना शुरू कर दिया कि हमारे ट्यूशन के या पढ़ाई की किताबों के खर्चे निकलने लगे। 3 दोस्त थे, एक सुमित है उनमें से, जो मतलब तीनों मेरठ के। तो ये एक बहुत ही मजेदार कहानी है, ऐसी कहानी है जैसे फिल्मी सी कहानी है, 3 इडियट्स जैसी। अच्छा। फिल्मी कहानी है। और तीनों का एक मुकाम है, तीनों का बड़ा मुकाम है। तीनों जो पाना चाहते थे वो तीनों ने इतनी कम उम्र में पा भी लिया। सुमित अरोड़ा है जिसने अभी स्त्री फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं और फैमिली मैन सीरीज भी लिखी है अभी, वो मेरठ का ही है। और वो हम लोग तीनों दोस्त थे और साथ में शहर की गलियों को साइकिल पर नापा करते थे। और आप देखिए कि ये पूरा इलाका हमारे उसमें रहता था कि आप तीसरे दोस्त का नाम लिखते। तीसरा दोस्त वतन कार्टून बनाता था। सुमित लिखता था, वतन कार्टून बनाता था। वतन आज एक बड़े चैनल में कार्टूनिस्ट है। मैं कविताएं लिखता था और थोड़ा आर्टिकल्स वगैरह लिखता था, करंट अफेयर्स वगैरह पे ज्यादा फोकस रहता था मेरा, और मैं IAS बनना चाहता था, तो मैं आज IAS अफसर बन गया। तो कुल मिला के तीनों ने फिल्मी तरीके से अपना पूरा कम उम्र में मुकाम पाया। निशान जी, आपने सिविल सर्विसेज हिंदी मीडियम से ऑल इंडिया टॉप किया, तो उस दौरान की अपनी तैयारी और उस एहसास के बारे में बताएं। देखिए, हिंदी के साथ एक पहली बात तो ये हम ना भूलें कि इस देश में आज भी जबकि अंग्रेजी मीडियम का दौर है, उसमें भी ज्यादातर आबादी देश की, जिसकी बच्चे आज भी हिंदी मीडियम या फिर क्षेत्रीय भाषा के मीडियम में पढ़ाई करते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि इंग्लिश मीडियम में प्रतिभा ज्यादा हो और हिंदी मीडियम और इंडियन लैंग्वेजेस के जो मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें प्रतिभा की कमी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
पर एक्सपोजर का और थोड़ा सा उसका अंतर जरूर रहता है कि थोड़ा ग्रूमिंग का, एक्सपोजर का और थोड़ा कॉन्फिडेंस का अंतर रहता है। मेरे अंदर क्या खास बात थी कि मैं चूंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत आगे रहा था हमेशा से, डिबेट, कविता पाठ, निबंध, ये सब चीजें करता रहता था, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं थी। प्रतिभा तो थी ही जैसी सब में होती है, पर कॉन्फिडेंस भी था। और मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हिंदी की वजह से मुझे कोई नुकसान होगा। यहाँ तक कि मतलब हिंदी को जनरली लोग सोचते हैं कि मजबूरी में हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं और मजबूरी में सोचते हैं कि मजबूरी आएंगी रास्ते में कहीं, पर मैंने हिंदी मीडियम की जो मजबूरी थी उसको अपनी मजबूती बनाया। और पूरे करियर में आप देखिए मेरे हिंदी की वजह से मुझे ज्यादा पहचान मिली, ज्यादा सम्मान मिला, ज्यादा मुझे पूछा गया। तो अगर हिंदी मीडियम से सिविल सर्विसेज की बात करें या करियर की बात करें, मैं मानता हूं कि आजकल बहुत सारे करियर हैं जिनमें अंग्रेजी एक जरूरत है। मैं हिंदी मीडियम वालों को भी ये कहता हूं कि आप इंग्लिश सीखिए, क्योंकि इंग्लिश कोई हवा नहीं है, इंग्लिश एक बहुत ही आसान भाषा है। और अगर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती होंगी तो आप अच्छा करियर बना पाएंगे। जिंदगी कभी रुकती और रुकती नहीं है, और सफल मतलब ठीक है कि एक मुकाम, एक पॉइंट जहां पे हम लोगों ने जिसको सोचा था, एक लक्ष्य बनाया था कि सिविल सर्वेंट बनना है, उसको प्राप्त कर लिया। पर अभी सच बताऊं तो एक शुरुआत है। जो लक्ष्य सोच कर तैयारी की थी कि भाई समाज की सेवा करनी है या फिर जो भी अपना कंट्रीब्यूशन करना है, उसका वक्त है। तो जिस भी पोस्टिंग पे आपको भेजा जाए, जो भी आपको काम दिया जाए, उसको पूरी शिद्दत से 100% डिवोशन से करें। ये अब लक्ष्य है केवल जीवन में। इसके अलावा थोड़ा सा ये है कि अपनी फैमिली लाइफ अच्छी चले, परिवार को, समाज को वक्त दे पाएं। और तीसरा जो एक पर्सनल शौक है अपना, उसको भी समय दे पाएं। जैसे कि मुझे लिखने का शौक है, तो मुझे राइटिंग का शौक शुरू से रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें भी कुछ कुछ आगे अच्छा करता रहूँ। कुछ किया भी है और कुछ और आगे करना चाहता हूँ। निशांत जी, अभी लेखन की बात हुई, आपने कहा लिखना आपका शौक है, तो सबसे पहले तो एक सवाल मेरे जहन में ये आता है कि आईएएस की जॉब एक ऐसी जॉब मानी जाती है जो जिम्मेदारी वाली, और स्वाभाविक है उसमें समय कम ही मिलता होगा, तो वो कैसे मैनेज कैसे कर पाते हैं आप? नहीं, देखिए ऐसा है कि काफी चीजें तो मैंने पहले से लिखी हुई थी जो मैं तब छप नहीं पाई थी, वो चीजें अब छप रही है। और दूसरी है कि मैं जो भी खाली समय मिलता है उसमें मोबाइल पर ही लिख लेता हूँ। मैं अलग से बैठ के मुझे लिखना नहीं पड़ता है, मैं ऐप की सहायता से उसमें इंग्लिश में लिख करके हिंदी में ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। और मैंने पूरी बुक भी, जैसे रुक जाना नहीं मेरी जो भी किताब आई है, वो मैंने पूरी मोबाइल पर लिखी। तो सफर में ट्रैवल करते हैं, लंबा ट्रैवल होता है, 2-2 घंटे का ट्रैवल होता है, उस दौरान लिख लेते हैं। ये अपने आप में एक इंस्पिरेशनल बात मुझे लगती है कि टाइम मैनेजमेंट किस खूबसूरती हाँ, तो इस इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। और अपने शौक तो सब पूरे करते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई टीवी देखता है, कोई सब लोग अपने अपने शौक के काम करते हैं। तो मेरा शौक राइटिंग है, मैं राइटिंग करता हूँ। निशांत जी, रुक जाना नहीं तो आपकी अभी बहुत चर्चित किताबें बेस्ट सेलर्स में शामिल है। उससे पहले भी आप लिखते रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी किताबों का जिक्र। देखिए, मैंने जब आईएएस बना तो हिंदी मीडियम से बना था, तो उस समय ये था कि जो हिंदी मीडियम वालों के सामने मार्गदर्शन की बहुत ज्यादा कमी, अच्छी किताबों की बहुत ज्यादा कमी थी। तो मैंने एक किताब हिंदी में लिखी यूपीएससी की तैयारी के ऊपर, कि कैसे यूपीएससी की तैयारी करें। उसका नाम है मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर। बाद में वो किताब इंग्लिश और मराठी में भी आई। तो वो एक किताब रही जो बहुत ज्यादा पसंद की गई और बेस्ट सेलर रही। उसके बाद फिर मेरी किताब आई मेरे एमफिल के रिसर्च के ऊपर, राजभाषा के रूप में हिंदी, क्योंकि मैंने डीयू से एमफिल किया है हिंदी में, तो मेरा टॉपिक भी राजभाषा पे ही था। तो उसके ऊपर एक किताब नेशनल बुक ट्रस्ट से आई। एक मेरी बचपन की लिखी हुई बाल कविताएं थी, उनका एक संकलन आया शादी बंदर मामा की के नाम से। उसके अलावा एक यूपीएससी की तैयारी में जो एस्से का पेपर होता है, निबंध का पेपर होता है, उसके ऊपर एक किताब आई जो राजकमल से आई, जिसमें सभी टॉपर्स ने एस्से लिखे और वो हमने कलेक्ट किए। लगभग 101 निबंध हमने उसमें दिए हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी किताब। अब बात करते हैं रुक जाना नहीं की। तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि यूपीएससी की तैयारी के ऊपर तो किताब हो गई, पर एक किताब जो हर युवा के लिए हो, जिस किताब में, क्योंकि मैंने खुद हिंदी पट्टी का और एक आम छोटे शहर का, गांव का संघर्ष मैंने खुद जिया है, तो मैं चाहता था कि एक ऐसी किताब हो जो हर हिंदी पट्टी के युवा का साथी बने, संबल बने, सहारा बने। वो किताब बन के आई रुक जाना नहीं, जो एक पतली सी 150 पेज की किताब है, जिसमें जीवन के कुछ प्रैक्टिकल मंत्र हैं, असफलता को हैंडल करने के कुछ तरीके बताए गए हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कुछ चीजें बहुत ही सरल भाषा में बताई गई हैं। जैसे कि ऐसा लगता है जैसे कि ऑथर खुद
पाठकों से बात करना है। और अंत में उसमें कुछ कहानियां हैं, सफलता की कुछ ऐसी हैरत अंगेज और सच्ची कहानियां हैं जो उन लोगों ने लिखी हैं जो खुद हिंदी मीडियम के थे ज्यादातर, और उन्होंने हिंदी मीडियम से आगे बढ़ करके और यूपीएससी में और अन्य जगह सफलता पाई। ज्यादातर आईएएस रहे होंगे, ज्यादातर सिविल सर्वेंट्स रहे जिनका अलग अलग बैकग्राउंड रहे, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई कर्नाटक से है, उन लोगों की कहानियां उसमें। निशांत आज देश में लाखों युवाओं के रोल मॉडल हैं। आप मोटिवेशनल स्पीचेस भी देते हैं, आप लिखते भी, अपने ब्लॉग भी चलाते हैं, लेकिन निशांत का रोल मॉडल कौन रहा? मेरे रोल मॉडल मुझे अगर देखें, मतलब भारतीय जो हमारे प्रेरणा के कुछ स्रोत रहे हैं, उनमें स्वामी विवेकानंद हमेशा मुझे भाते रहे, क्योंकि उनका एक वो मंत्र मुझे अच्छा लगता था कि स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। तो मजबूती ही जीवन और कमजोरी जो है वो मृत्यु है। एक मुझे डॉक्टर कलाम ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया, और महावीर और बुद्ध दो ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने मुझे जीवन मंत्र सिखाए कि दूसरों के विचारों का सम्मान करना है, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, सबको महत्व देना है, मध्यम मार्ग अपनाना है, अनेकांतवाद अपनाना है। तो ये सब बहुत रोल मॉडल है। इसके अलावा अगर बात करें तो मेरे भैया, जो मेरे बड़े भैया हैं, वो मेरे हमेशा रोल मॉडल थे, जिन्होंने हर ये दिखाया कैसे मैच्योरिटी से चीजों को हैंडल करना है, सफलता को और सफलता को दोनों को बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना सीखा। निशांत जी, अब आप राजस्थान के हो गए हैं, लेकिन मेरठ को कैसे याद रखते हैं? क्या जगह है अपने शहर की आपके दिल में? देखिए, मेरठ को तो मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरा आधी जिंदगी मेरठ में ही बीती है। मेरठ में पढ़ाई हुई, मेरठ में सब कुछ किया, मेरठ की गलियों में मतलब धक्के भी खाए और संघर्ष भी किया। तो मेरठ को तो मैं कभी भूल नहीं सकता, हमेशा दिल के कोने में मेरठ रहेगा। मेरठ की एक तो मैं, आपने पूछा नहीं पर मैं बताऊंगा कि मेरठ के लोगों की क्या खासियत होती है, क्यों उनको बाहर अलग से जाना जाता है। जो हम लोग बाहर जाते हैं तो वहां जाके मेरठ का जब हम नाम लेते हैं तो आदमी सामने वाला थोड़ा मुस्कुराता है, और कभी किसी को पलट के ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि ये मेरठ कहाँ है। मान लीजिए किसी ने पूछा कि आप कहाँ से, मैंने कहा मैं मेरठ से हूँ, तो किसी ने कभी पलट के नहीं पूछा कि ये मेरठ कहाँ है, क्योंकि उन्हें सबको पता है कि मेरठ बड़ा मशहूर है बहुत सारे कारणों से, अच्छे कारणों से भी और खराब कारणों से भी, पर मेरठ मशहूर तो है। तो मेरठ के लोगों की खासियत मैंने देखी कि वो लोग एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो उनको कहना है वो कहना है, लड़ना है तो लड़ना है, और जो भी करना है मुंह पर करना है। तो वो एक उनके अंदर साफ गोई, स्पष्टवादिता और एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस उनकी पर्सनालिटी में है। दूसरा, मेरठ के लोग शौकीन है, खाने के शौकीन है, पहनने के शौकीन है, जिंदगी जीने के शौकीन है, उत्सव धर्मी है, मस्ती में जीते हैं, और चाहे परेशानियां भी हों तो बहुत ज्यादा कंप्लेन नहीं करते हैं और मस्त रहते हैं। तो मेरठ की ये कुछ बातें मुझे बहुत भाती हैं। इतने शहरों में आप रहते हैं, अभी कई सारे शहर आपने देख लिए, तो कहीं लगता है कि हाँ माउंट आबू बहुत अच्छा खूबसूरत है, जयपुर बहुत खूबसूरत है, लेकिन अपने मेरठ जैसा नहीं है, ऐसी कोई फीलिंग आती है? नहीं, देखिए, ऑब्वियसली हमारा देश पूरा ही बहुत सुंदर है और विविधता से भरपूर है। राजस्थान भी एक बहुत ही कलरफुल और बहुत रंग बिरंगा राज्य है, बहुत उत्सव धर्मी राज्य है, पर अपना शहर तो सबको प्यारा होता है, और मेरठ तो बहुत सारे कारणों से प्यारा है। जो मैंने आपको कुछ खास बातें बताई मेरठ की, मेरठ में गर्म खून रहता है लोगों का, क्रांति धरा है तो क्रांति के लिए हमेशा तैयार रहते हैं मेरठ के लोग। तो मेरठ खास है और दिल के बहुत करीब है। आपने मेरठ पे कुछ लिखा भी है, हमारे दर्शकों को सुनाएं। हाँ, मैं आपको मेरठ पर एक मैंने गीत लिखा था, जब मैं कॉलेज के दिनों में लिखा था वो, तो वो मेरे ब्लॉग पर है। इस गीत के एक एक शब्द को आपको महसूस करना है। अगर आप मेरठ में रहते हैं या कभी रहे हैं तो आपको ये गीत बहुत पसंद आएगा। एक मेरठ का निवासी एक अपने शहर को किस तरह से याद करता है और किस तरह से उस शहर को महसूस करता है, वो इस कविता में, इस गीत में है। शहर मेरे तू मेरी मोहब्बत, तू है मेरी जान। शहर मेरे तू मेरी मोहब्बत, तू है मेरी जान। गंगा जमुनी आन बान की तू सच्ची पहचान। शहर मेरे तू मेरी मोहब्बत, तू है मेरी जान। गंगा जमुनी आन बान की तू सच्ची पहचान। और शहर छावनी में सोया है सदियों का इतिहास। शहर छावनी में सोया है सदियों का इतिहास।
महाभारत से जंगे आजादी तक का एहसास, सन 57 की क्रांति की तूने छेड़ी तान, गंगा जमुनी आन बान की तू सच्ची पहचान, शहर मेरे तू मेरी मोहब्बत तू है मेरी जान, सपनों के आजाद परिंदे भर ले वो परवास, सपनों के आजाद परिंदे भर ले वो परवास, देश और दुनिया में गूंजे तेरी ही आवाज, देश और दुनिया में गूंजे तेरी ही आवाज, कायम रहे कयामत तक तू इतना सा अरमान, कायम रहे कयामत तक तू इतना सा अरमान। अगर मैं IAS ना होता तो शायद मैं एक प्रोफेसर होता, क्योंकि मैंने एमफिल किया तो मैं PhD करने ही वाला था कि मेरा IAS में सिलेक्शन हो। मेरा युवाओं के लिए यही संदेश है कि अपनी लकीर बड़ी करें, यानी कि दूसरे की लकीर छोटी करने की कोशिश करने के बजाय अपने खुद के प्रयासों से अपनी लकीर को बड़ी करने की कोशिश करें। दूसरा, अपनी मजबूरियां सबके जीवन में होती हैं, अपनी मजबूरी को अपनी मजबूती बनाओ। मैंने एक कविता लिखी थी अपनी तैयारी के दिनों में, जब मैं मेरठ में तैयारी किया करता था। वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ। सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए जीतेंगे हर हारी बाजी, मन में यह विश्वास। वह पोह अटकलें उलझने अवसादों का कर अवसान, हो बाधाएं कितनी पथ में चेहरों पर बस हो मुस्कान। दोस्तों, निशान जी ने बहुत खूबसूरत बातें हमने से कही, और एक रोल मॉडल वाले सवाल पे उन्होंने जिस शख्स का नाम लिया अपने परिवार में, वो है उनके बड़े भाई प्रशांत। संयोग से प्रशांत जी भी हमारे साथ हैं। उन्होंने निशांत को संबल दिया है, हमेशा उसके साथ खड़े रहे। आज प्रशांत से ही जानते हैं कि निशांत को इस मुकाम पे देख के उनको कैसा लग रहा है। निश्चित रूप से आपने जो निशांत की सफलता के बारे में बात की, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये इतनी बड़ी सफलता थी और इसके बारे में मतलब खुशी का कोई पारावार नहीं रहा हम लोगों की। मगर मैं इसमें एक बात हमेशा कहता हूँ कि जो सफलता होती है वो एक दिन की सफलता नहीं होती। निशांत को मैंने बचपन से देखा, वो कितना लेबोरियस था, वो हमेशा अपनी पढ़ाई में मगन रहता था। और मतलब इसलिए अगर हम समझे सफलता को हम सब लोग देखते हैं, मगर सफलता के पीछे का जो संघर्ष होता है उसे बहुत कम लोग देखते हैं। तो हमें अगर जीवन से प्रेरणा लेनी निशांत की, तो हमें वो चीज़ को भी देखना होगा कि उसने अपने जीवन के कितने सारे कीमती सालों को अपनी स्टडी को दिया और अपने जीवन में निरंतरता बनाए रखी कि अपने सफल को पाने के लिए, अपने एक जो उनका मुकाम हासिल करना था, निरंतर लगे रहे और अंततः उन्हें सफलता मिली। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो सफलता होती है उसके लिए आपको अपना बहुत कुछ कुर्बान करना होगा। तो दोस्तों, आज निशान जी ने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए कुछ पल निकाले, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। हमने कोशिश की उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलू आप तक पहुंचाने की जो शायद आपने कभी ना जाने हो, ना देखे हो। आज वो मेरठ में नहीं रहते, राजस्थान कैडर के IAS हैं, तो स्वाभाविक है ज़्यादातर समय उनका वहीं बीतता है। लेकिन हमने पाया कि मेरठ उनके दिल से कभी नहीं जाता। वो मेरठ को जिस शिद्दत से चाहते हैं वो उनकी रचनाओं में, उनके शब्दों में, उनकी बातों में दिखाई देता है। और हमें भी इस बात पे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चाहे मेरठ रहे, राजस्थान रहे, वो हमारे अपने हैं, हम सबके हैं। उनके लिए याद आता है वसीम बरेलवी साहब का एक शेर कि जहाँ भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, चिरागों का अपना कोई मकान नहीं होता। YouTube ऐप पर बेल आइकन दबाएं और iNext लाइव के कोई भी वीडियो मिस ना करें।